हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पिनाकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग बात कर रहे थे जनरल साइंस। और इसके अंदर हमने शुरू किया हुआ है हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट, और उसके अंदर हम लोग वन बाय वन करके हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे एक अनदर नए टॉपिक की, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उस टॉपिक से आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे अपने एग्जाम्स में, या फिर जब आपने पीवाईक्यू किए हैं तो उसमें आपने ज़रूर इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखे होंगे। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं, हमारे द्वारा एक बुक पब्लिश करी गई है सामान्य विज्ञान की। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो चाहे रेलवे है, यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, कोई भी सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम है, तो आपके लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने पूरा साइंस को कवर किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें आपको इस बुक के अंदर एक कंबाइन मिल जाएंगी। तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको साइंस बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कहाँ से मिलेगी। तो ये आपको कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको सही लगता है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए एक टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। लास्ट सेशन हमारा कौन सा था? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी कि जो ठोस होते हैं उनके यांत्रिक गुण कौन कौन से होते हैं, मतलब किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करी थी, तो आज हम बस उसी के ही सिमिलर, क्योंकि ये सब क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं, मतलब मैटर, आप अपनी आंखों से जिन जिन फॉर्म में देख पाते हैं। तो जनरली हमने 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड आपका गैसियस स्टेट। तो सॉलिड हमने देख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड यानी इसके अंदर एक, आप इसको द्रव्य बोल सकते हैं। तो इस द्रव्य के अंदर गैसेस और लिक्विड दोनों ही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्लियर? इन जस्ट ए मिनट, बस मैं ये थोड़ा सा बैटरी चेंज कर लूँ इसकी, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप मैंने जो भी टॉपिक आपको करवा दिए हैं आप उनको कर रहे हैं, और रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करते चलें। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस होता है। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर अगर आप रिवीजन को स्किप कर दोगे तो कुछ नहीं बनेगा। रिवीजन एक, आप उसको रामबाण बोल सकते हैं, क्योंकि रिवीजन आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन मस्ट है। फिर आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो, फिर चाहे मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, जीके है, कोई भी। ठीक है, और रिवीजन के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। पता है एक इंटरेस्टिंग सी बात, कि रिवीजन आपको बहुत काम आता है। जैसे कि मैंने बोला कि रिवीजन एक रामबाण है, बट बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन को ही स्किप करते हैं। उनको जैसे उनको लगता है कि ना हमने किसी टॉपिक को एक बार पढ़ लिया है तो वो शायद मुझे याद है ना, और रिवीजन नहीं करते हैं। बट उनको नहीं पता है कि वो धीरे धीरे भूल गए हैं, या इवन 2-4 दिन में ही भूल जाएंगे। तो जब आप इसको देखते हो, कोई नए वीडियो को, नई क्लास को देखते हैं, तो पुराने वाले एक हल्का सा नज़र मार लिया करो। इस क्लास को देखने के बाद जस्ट एक बार इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्लास के अंदर नो डाउट आपको लगभग 80 से 90% कवर अप हो जाएगा, जहाँ पर फार्मूलाज वगैरह नहीं है। ठीक है, अब कई बच्चे हैं जो पहली बार ही साइंस कर रहे हैं यहाँ पर, या फिर जिनका साइंस स्ट्रीम नहीं रहा है, उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। 60 to 70% उनको भी क्लास में याद हो जाएगा। बाकी याद करने के लिए आपको रिवीजन करना होगा। हाँ, थोड़ा सा फॉर्मूला जब आ जाएगा फिजिक्स में तो हल्का सा लेंदी हो जाता है टॉपिक, बट मैंने जैसे कि आपको पहले भी बोला है, फॉर्मूला इसके डेरिवेशन पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है, वो आपके किसी भी काम के नहीं है। जहाँ जहाँ पर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है कि मुझे लगता है कि हाँ, इस डेरिवेशन की आपको क्वेश्चंस में नीड पड़ेगी, और वो मैं आपको बताती हूँ। अदरवाइज, क्योंकि ये जेई मेंस वगैरह, इनके लिए आपके जो डेरिवेशंस हैं, या 11th-12th में जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए, बाकी आपको किसी के लिए भी डेरिवेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, हमें एक स्मार्ट वर्क करना है, नॉट हार्ड वर्क। तो स्मार्ट वर्क कैसे करना है, वो सब चीज़ें हम हैं आपको गाइडेंस करने के लिए। तो बस उसके हिसाब से चलते चलिए, डेफिनेटली आपका जो भी गोल है आप उसे अचीव कर लोगे। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं।
यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं तरल पदार्थ या फ्लूइड्स हम किसको कहते हैं। जैसे कि हमने जब लास्ट टॉपिक किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो उसमें हमने बात करी थी जैसे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, वैसे तो 5 होती हैं, प्लाज्मा और बीईसी को हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। उसके अलावा जो 3 हैं, सॉलिड का क्या होता है, एक फिक्स एक शेप होता है, निश्चित आकार होगा, फिक्स वॉल्यूम होगा, ठीक है। बट जब आप द्रव की बात करते हैं, लिक्विड की बात करोगे, तो यहाँ पर आकार निश्चित नहीं होता है, बट वॉल्यूम आपका कांस्टेंट या मतलब एक तरीके से निश्चित रहता है। बट जब आप गैसेस स्टेट में चले जाओगे, ना तो वहां पे शेप फिक्स रहेगी और ना ही वॉल्यूम फिक्स रहता है, यानी कि जहां पे जिस एरिया में आपने उस गैस को रिलीज किया, वो उसी के अकॉर्डिंग ही अपना जो एरिया और जो भी वहां पे वॉल्यूम है उसको वो ऑक्यूपाई कर लेता है। क्लियर? तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं फ्लूइड, फ्लूइड को बोला जाता है तरल पदार्थ या इनको द्रव्य कहा जाता है। हम यहाँ पे सिर्फ उसकी बात नहीं करेंगे लिक्विड की, द्रव्य के अंदर आपकी गैस और लिक्विड दोनों ही आता है। क्लियर? तो 1 बाय 1 करके आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज आपको मजा आने वाला है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। क्लियर? चलो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड्स क्या है। तो फ्लूइड्स आर द सब्सटेंस विच कैन फ्लो, फॉर एग्जाम्पल लिक्विड और गैस। कुछ ऐसे पदार्थ, द्रव्य या फ्लूइड हम किसको बोलते हैं, तरल पदार्थ जो फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड फ्लो कर सकता है और गैस भी, तो इसीलिए हम इनको फ्लूइड्स कहते हैं। इट डज नॉट पोजेस ए डिफाइंड या डेफिनेट शेप, इनका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। और आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी वस्तु, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम चलेंगे थ्रस्ट के पास, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई वस्तु किसी लिक्विड के अंदर डूबी हुई होती है, तो नीचे से एक बल उसके ऊपर काम करता है जिसे थ्रस्ट कहा जाता है और हिंदी में प्रणोद कहा जाता है। इसका मैं एक आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगी जिसके साथ आप बहुत अच्छे से रिलेट कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ अगर हम बात करते हैं तरल गति की, यानी कि जो फ्लूइड डायनामिक्स है, ये तरल यांत्रिकी की एक शाखा है जो तरल पदार्थ की गति यानी कि द्रव और गैस से संबंधित है। जस्ट नॉर्मल थिंग्स हैं, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपके फ्लूइड्स क्या होते हैं जिनके अंदर मोशन हो, जस्ट लाइक अब कोई भी हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, बहता हुआ पानी, तो ये सब क्या है, फ्लूइड की एग्जाम्पल है। यानी कि लिक्विड और गैस, इन दोनों को ही हम लोग यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ देख लीजिएगा, पानी है, कोई भी ऑयल है या हनी, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके फ्लूइड की कैटेगरी में है। यहाँ पे लिक्विड है, ये पानी वगैरह है, ये सब आपका फ्लूइड है, तरल पदार्थ है। आगे बात करते हैं यहाँ पे थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट ना पर्टिकुलर एक फोर्स है जो किसी वस्तु या किसी लिक्विड या आप बोल सकते हैं फ्लूइड पे लगता है, और कैसा लगेगा, लंबवत, यानी कि पदार्थ की सतह के लंबवत दिशा में काम करता है। आपका जो ये प्रणोद है यानी कि जो थ्रस्ट है, इसका प्रभाव उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिस पर वो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, जैसे कि स्नेल कटर से मैं नाखून या कोई भी नाखून काट रहा है, तो वो थ्रस्ट या बल कहाँ पर लगाता है, यहाँ पर, और नाखून कटेगा आपका यहाँ पर, यानी कि एक लंबवत ये बल लगेगा और ये इसमें जो काम होगा बल उसी के ही क्या करेगा, उसी के ही सापेक्ष काम करता है। यानी कि स्ट्रो से जब आप यहाँ पर पानी या कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो पर्टिकुलर आप एक फोर्स लगाते हैं ना, यानी कि आप ऐसे इसको सिप करके मतलब सक करने की कोशिश करते हैं, ऊपर की तरफ आप इसको खींचते हैं, तो वो एक फोर्स ही है और उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। अब देखिएगा, जैसे कि क्या होता है, हमने किसी रॉकेट को लॉन्च करना है, ठीक है, रॉकेट को लॉन्च करते हैं और हम बहुत सारा फ्यूल बर्न करते हैं ताकि वहां पर एक थ्रस्ट प्रोड्यूस हो। जब वो फोर्स या जब आप उस फ्यूल को वहां पे जलाया जाता है तो वो एक ऐसा बल प्रोड्यूस होता है कि वो जो स्टीम है वो धरती पर अपना फोर्स लगाती है और उसी के अगेंस्ट एक बल लगता है थ्रस्ट, जो उस रॉकेट को उड़ने में मदद करता है।
अब समझ पा रहे हैं कि आपका ये जो बल है वो किसी वस्तु या तरल पदार्थ की सतह के लंबवत दिशा में काम करता है। इसका प्रभाव उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिस पर वो काम करेगा। यानी कि जब हम रॉकेट के लिए फ्यूल को जला रहे हैं तो पर्टिकुलर वो जो एरिया है वहां पर वहीं पर तो प्रोड्यूस होगा और जिसकी वजह से आपका जो रॉकेट है वो उड़ पाता है। क्लियर? एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं, नाखून का काटना, स्ट्रो से कोल्ड ड्रिंक पीना, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? जस्ट ए मिनट। हाँ जी, सॉरी गाइस, थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया। चलिए यहाँ पे देखिएगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि नाखून का काटना, स्ट्रो से कोल्ड ड्रिंक पीना, ये सब जो है ये सब आपके थ्रस्ट के ही एग्जांपल हैं। अब देखिएगा थ्रस्ट क्या है, जस्ट लाइक एक फोर्स ही है। तो इसका यूनिट जो है वो क्या होता है, न्यूटन, क्योंकि प्रणोद का मात्रक बल के समान ही होगा। प्रणोद जस्ट लाइक एक थ्रस्ट, एक बल का ही फॉर्म है। क्लियर? एक सदिश राशि है क्योंकि हमने क्या बोला कि इस ये सतह की लंबवत दिशा में काम करता है। क्योंकि अगर हम फोर्स की बात करते हैं, आपको कहीं पर भी फोर्स लगाना है तो डायरेक्शन का होना तो जरूरी है ना, और जहां पर डायरेक्शन होगी वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो प्रणोद का विमेय सूत्र तो यही mlt माइनस का स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा इसका डायमेंशन। क्लियर? चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आगे, प्रेशर क्या है। प्रेशर यानी कि दाब क्या है। प्रेशर को ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर इकाई क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाला जो बल है वही क्या है, प्रेशर है। प्रेशर हम बोल सकते हैं कोई आपका इकाई क्षेत्रफल है उसके ऊपर जो बल लग रहा है वही क्या है, आपका प्रेशर है। ये जो फॉर्मूला है बहुत बहुत ज्यादा काम का फॉर्मूला है और यहाँ से पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर यहाँ पर कम हो जाएगा। चलिए, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाला जो फोर्स है उसी को हम क्या बोलते हैं, दाब कहते हैं। तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ क्या कि जो प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल हुआ, फोर्स के। जैसे जैसे, और अगर एरिया के क्या है, एरिया के है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जैसे जैसे मैं एरिया को बढ़ाऊंगी वैसे वैसे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये आप बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर, सॉरी, ठीक है। और अगर एरिया आपका कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दोनों के ऊपर ही डिपेंड करेगा प्रेशर, फोर्स के ऊपर भी और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेशर की बात करते हैं। अब देखो प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट जो है वो क्या है, न्यूटन होता है, और एरिया का क्या होता है, मीटर का स्क्वायर होगा। तो फोर्स बराबर आप क्या बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर।
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसका माइनस में स्क्वायर कर दीजिए, और इसका एक और यूनिट है जिसको बोला जाता है पास्कल। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? बताइए। चलिए, तो ये सब आपको यहां पर ध्यान रखना है। दाब जो है ना, ये एक अदिश राशि है, इसके लिए आपको डायरेक्शन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कैसी है? एक अदिश राशि है। विमेय सूत्र की बात कर लें क्या? चलो यहां पे देख लेते हैं इसकी हम लोग डायमेंशन कैसे निकालेंगे। डायमेंशन के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि आपको इसका फॉर्मूला पता है। अब यहां पर देखिएगा F बराबर क्या, सॉरी P बराबर क्या है? F अपॉन में A, और हम जानते हैं F क्या होता है, तो ये होता है MA अपॉन में A हो गया। M का यूनिट क्या हो जाएगा? ये है आपका किलोग्राम, इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और यहाँ पर एरिया का क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। तो क्या होगा? 1 मीटर जो है वो इससे कट जाएगा, आपके पास क्या बचा? किलोग्राम, यहाँ पर सेकंड का स्क्वायर, और यहाँ पर बचा मीटर। हम लोग जब भी डायमेंशन निकालते हैं तो MLT फॉर्म में निकालते हैं। तो क्या करोगे? यहाँ पे द्रव्यमान है 1, यहाँ पर L कितना है? 1, और सेकंड का यहाँ पर क्या आ जाएगा? इनवर्स में स्क्वायर। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही है? कुछ नहीं किया है, बस अगर हमें फॉर्मूला पता है तो उससे आप इजीली डायमेंशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला को हमने और सिंपल किया, फोर्स इक्वल्स टू MA होता है, या अगर आपको फोर्स का डायमेंशन याद है तो वहां से कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये विमायन रटने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो रटना ही क्यों है ना, बिना मतलब, रटने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सिंपल सी डायमेंशंस आती हैं, फॉर्मूला याद है, इजीली वहां से निकाल लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इतना सिंपल है। समझ पा रहे हैं? तो ये हमारी क्या है? ये हमारी एक अदिश राशि है। अदिश यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? बताओ। ठीक है, चले आगे देखिएगा। अब हम बात करते हैं, ये सब चीजें हमने वैसे देख ही ली हैं। प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? F अपॉन में A होता है। प्रेशर इक्वल्स टू क्या रहेगा? फोर्स अपॉन एरिया, जहां पर फोर्स क्या है? वस्तु पर लगाया गया बल है, और A वहां पे पर्टिकुलर उस क्षेत्र का क्या है? क्षेत्रफल है। 1 मीटर वर्ग के सतह क्षेत्र पर लगाए गए 1 न्यूटन बल को 1 पास्कल के रूप में भी जाना जाता है। मान लीजिएगा एरिया कितना है? 1 मीटर पर से 1 मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे फोर्स भी कितना लग रहा है? 1 न्यूटन। तो यहाँ पर आपका प्रेशर कितना आ जाएगा? 1, या उसी को ही हम 1 पास्कल के रूप में जानते हैं। ये जस्ट नॉर्मल सी बात है। आगे देखिएगा, बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि फोर्स इक्वल्स टू, या एक तो ना ये प्रेशर मुंह से निकल ही नहीं रहे हैं, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होगा? F अपॉन में A। ठीक है, अब इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रेशर है ये फोर्स के क्या हो जाएगा? समानुपाती है, क्योंकि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। एरिया के क्या है? एरिया के है व्युत्क्रमानुपाती। एरिया का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे जो प्रेशर है वो क्या रहेगा? प्रेशर घटेगा। क्लियर? जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो, उसके अलावा यहाँ पर इसके कुछ यूनिट्स हैं, जैसे कि पास्कल है, उसके अलावा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, या फिर टोर है, मतलब ऐसे बहुत सारे बार हैं। ये सब कुछ ना इसके यूनिट्स हैं। क्योंकि ना मैं अब यहाँ पे आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इनमें से कौन सा यूनिट प्रेशर का नहीं है। ठीक है, तो सारे आपको यहाँ पे याद रखना है। बार भी है, और स्टैंडर्ड एक यूनिट की बात करेंगे तो इसको ATM की फॉर्म में टोर या पारा के मिलीमीटर, यानी कि टोर भी क्या है? इसका एक यूनिट है। पारा के इंच, ये भी यूनिट है। और पाउंड प्रति वर्ग इंच, ये एक्चुअली नहीं पूछा जाता है। टोर बार पास्कल ये जरूर पूछा जाता है।
ठीक है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट इनको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, मैंने बोला ना कि एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। अब देखो, यहां पर ये आदमी इस कील को ठोक रहा है, कील के ठुकने की जगह जो है वो बहुत कम है ना, तो यहां पर जैसे ही ये इसको ठोकेगा प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा, और आप देखते हैं कि जो कील है वो उस लकड़ी के अंदर घुस जाती है, या जब हम दीवार में कील लगाते हैं तो अगेन अब जो कील है वो कितना एरिया, बहुत कम एरिया ऑक्यूपाई कर रही है, और जब इसके ऊपर ये फोर्स लगाया जाएगा, अब देखो यहाँ पर एरिया कम है और यहाँ पर फोर्स ज्यादा है, तो ऑब्वियसली प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर। अब दूसरे वाले में यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास कोई गैस है, ठीक है, गैस पे जब आप प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से बैठ जाएंगे। क्लियर। तो ये सब बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। आगे देखिएगा, हम लोग चलते हैं और एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की सतह पर लंबवत रूप से 1200 न्यूटन का बल काम करता है, तो सतह पर प्रणोद और दाब कितना होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर आपसे प्रेशर पूछा गया है, प्रेशर पूछा गया है, आपको क्या क्या दिया गया है, आपको एरिया दिया गया है 10 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। उसके अलावा आपको क्या दिया गया है, फोर्स दिया गया है, कितना दिया गया है, 1200 न्यूटन। प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, F अपॉन में A होता है। बट देखिएगा, जब हम निकालते हैं प्रेशर की यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहां पे तो इसने न्यूटन दे दिया, बट यहां पे है सेंटीमीटर। अगर ये यूनिट डाइन में देता ना फोर्स की, तब तो हम इसको चेंज नहीं करते, क्योंकि फिर वो सीजीएस यूनिट हो जाती। जब भी आप फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको यूनिट को सेम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्ट अ मिनट, आज थोड़ा कोल्ड सा हो गया है, ठीक है। चलो, यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे सेंटीमीटर है, और जब हम बात करते हैं पास्कल की तो उसके अंदर क्या है, मीटर है, तो हम ना इसको चेंज करेंगे। अब ये कैसा है, वर्ग सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हम क्या करते हैं, बटा में 100 लगाएंगे। तो यहाँ पर ना हम कितनी बार, 2 बार 100 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहाँ पर इसीलिए हमने 200 लगाए, तो कितना आ गया आपके पास, 10 कट गई, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -3। ठीक है। फोर्स आपके पास कितना दिया गया है, 1200 न्यूटन है, और आपके पास एरिया कितना है, 10 की पावर -3 है। ऊपर इसको ले जाओ, ठीक है, ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1200 गुना 10 की पावर 3, ये कितना हो गया, 5, या ऐसे लिख सकते हैं 1.2 गुना 10 की पावर 6 पास्कल, या फिर 12 गुना 10 की पावर 5 पास्कल, कुछ भी लिख सकते हो, बस यूनिट यहाँ पर 0 हमने कम ज्यादा करके इसको लिखा है। क्लियर। तो सिंपल सा है ना, आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस जो जो हमें दिया है वो हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया, और यूनिट हमने चेंज कर ली। यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यूनिट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, चेक करके उसके बाद ही अपना आंसर करना है। क्लियर। तो ये सारी बातें अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलो आगे हम लोग चलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी या फिर घनत्व, कोई भी आपका पदार्थ है उसके द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को ही हम लोग उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। यानी कि डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगी, रो इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। ये है आपके डेंसिटी का फॉर्मूला। ये कहता है जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है वैसे वैसे डेंसिटी कम हो जाएगी। यहां से अगेन वही आपको निष्कर्ष निकालना है, कंक्लूजन निकालना है कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी यानी घनत्व।
ठीक है। जैसे कि ना मेरे पास क्या है, ये एक बॉल है स्माइली वाली, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, मैंने आपको क्या समझाया था, एक मिनट मुझे पेन वगैरह रखने दो। मैंने आपको समझाया था ना, कोई भी वस्तु पदार्थ कब होती है, उसका द्रव्यमान होना चाहिए और वो एक एरिया ऑक्यूपाई करे, यानी कि उसका आयतन होना चाहिए, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो ये जो बॉल है ये भी पदार्थ है। आपने देखा होगा हमारे पास दो बॉल्स होते हैं, एक तो होता है टेनिस या कोई भी नॉर्मल जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं, और ये है स्माइली वाली, इसका तो बेचारी का मास बहुत कम है। तो अगर मैं पूछूं कि इस बॉल या उस बॉल में से किसका डेंसिटी ज्यादा होगा, देखो डेंसिटी दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, दूसरा मास पे डिपेंड करेगा। नो डाउट मेरे पास आई थिंक वो बॉल पड़ी थी बट कहाँ है ध्यान नहीं है। नो डाउट वो दोनों बॉल देखने में आपको सेम ही साइज की दिखेंगी, बट जो आपकी क्रिकेट वाली बॉल है उसका मास ज्यादा होता है, इसका मास कम है। तो अगर उसका मास ज्यादा है दैट मीन्स उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी मास यानी कि द्रव्यमान के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। क्या इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान बटा में आपका वॉल्यूम, ये है डेंसिटी का फॉर्मूला। तो बस इसी से ही हम क्या निकालेंगे, इसका यूनिट यहाँ पर आ जाएगा किलोग्राम, और ये होता है मीटर का क्यूब। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो ये हम निकालते हैं वॉल्यूम इस तरीके से, और यही इसका डेंसिटी का क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। कैसी क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है, घनत्व के लिए आपको कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। विमेय सूत्र की बात करेंगे तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइम तो है नहीं, तो विमेय सूत्र क्या आ जाएगा, किलोग्राम का m, और यहाँ से मीटर आपका लेंथ का हो जाएगा -3, और अगर t लगाना है तो ये आपका आ जाएगा 0, यानी कि इसके अंदर t नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर मैं बात करूं, यहाँ से प्रश्न आता है पानी का जो डेंसिटी है वो कौन से टेम्परेचर पे मैक्सिमम होता है, कुछ इस तरीके से। कोई वस्तु, ये वस्तु है, क्या ये पानी में तैरेगी, डूब जाएगी, ऑयल पानी पर तैरता क्यों है, मतलब कुछ इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जो आपने बहुत बार देखे भी होंगे। यहाँ देखिएगा फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे क्या है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास एक टेम्परेचर है, इस पर पानी का घनत्व कितना होता है, 1.0 या 1 गुना 10 की पावर 3 किलोग्राम पर आपका या पर मीटर क्यूब होता है। और बर्फ का घनत्व की बात करेंगे 0.9 ग्राम, यानी कि पानी से बर्फ का घनत्व कम है पानी के कंपैरेटिवली, और आपने देखा होगा कि जो बर्फ है वो पानी के ऊपर तैरती है। घनत्व कम होने से हम क्या बोल सकते हैं, उसका द्रव्यमान भी तो कम है ना, इसीलिए वो तैरेगी आराम से इजीली। अगर वही बर्फ का घनत्व या डेंसिटी पानी से ज्यादा होता तो बर्फ डूब जाती, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान बटा आयतन, इसी को ही क्या बोला जाता है, इसी को ही घनत्व कहा जाता है। द्रव्यमान जो है या घनत्व द्रव्यमान मास के प्रोपोर्शनल और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? बहुत सिंपल सा है, बस इसको एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आगे हम लोग यहाँ से बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास कोई गैस है, हमारे पास लिक्विड है और सॉलिड है। सॉलिड की जो डेंसिटी है ये सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। गैस जो है ये पूरा बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो इसकी डेंसिटी कम, फिर इसकी थोड़ी ज़्यादा, और सॉलिड की जो डेंसिटी है वो और भी ज़्यादा रहेगी। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा, हम लोग बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या होता है, पर्टिकुलर यहाँ पे हम एक जो स्टैंडर्ड लेते हैं ना, किसी के सापेक्ष जब हम डेंसिटी निकालते हैं तो उसी को बोला जाता है रिलेटिव डेंसिटी। जैसे कि किसी पदार्थ का सापेक्ष घनत्व उसके घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के घनत्व का अनुपात है। क्योंकि ना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे
पानी जो होता है उसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है, तो हम पानी के रिस्पेक्टिवली जब किसी वस्तु की डेंसिटी निकालेंगे तो उसी को बोला जाता है रिलेटिव डेंसिटी कहा जाता है, रिलेटिव या सापेक्ष घनत्व कहा जाता है। जैसे कि हमने जो भी हमारे पास फ्लूइड्स हैं उनके लिए हमने पानी को एक स्टैंडर्ड फ्लूइड के रूप में हम ले लेते हैं और जिसका घनत्व क्या होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, अगर हम गैसेस के लिए बात करें तो गैस के लिए हम एयर को एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं और जिसका डेंसिटी क्या होता है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये जो थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि फैक्चुअल चीज है और यहां से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए पानी या वाटर का डेंसिटी कितना होगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और अगर एयर का डेंसिटी पूछ लिया जाए तो 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये है एयर का डेंसिटी। क्या यहां तक कोई डाउट? बताओ बताओ। चलिए, उसके अलावा अगर बात करेंगे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का जो सापेक्ष घनत्व है वो 2.7 है, तो इसका घनत्व हम क्या बोल सकते हैं 2.7 गुना 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। डेंसिटी एक क्या है, एक आपका स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी यहाँ पर विमा नहीं होगी, कोई दिशा नहीं है, और साथ ही में ये एक पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा, ऐसा नहीं कि इसका मन नेगेटिव रहेगा, नहीं पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर? चलो आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। जस्ट लाइक देखो, अब आपने देखा था ना कि यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो घनत्व है वो कितना है 2.7 है, पानी का कितना था 1 ही है। अब देखो पानी का 1 है, एल्यूमिनियम का कितना है 2.7 है, एल्यूमिनियम का डेंसिटी ज्यादा हो गया तो इसीलिए पानी के अंदर डूब जाती है। बात करते हैं वुड, इसका जो घनत्व है वो आपके पानी से थोड़ा सा ही ज्यादा है, इसीलिए थोड़ा सा कम है, इसीलिए थोड़ा सा ही तैरेगा। और कॉर्क जो है इसका डेंसिटी काफी कम, क्योंकि कॉर्क बहुत हल्का है और इसीलिए वो पानी के ऊपर आपका फ्लो करता है। बात समझ में आई? डेंसिटी अगर कम होती है तभी वो वस्तु फ्लो कर पाएगी। ठीक है, जिसके अंदर अगर किसी वस्तु को आपने कहीं पर डुबोया है तो वहां पर डेंसिटी का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि पानी और ऑयल के अंदर ऑयल की डेंसिटी कम होती है, पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए ऑयल पानी के सरफेस पे तैरता है। क्लियर? ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे अब देखो ये वाला आपके पास एग्जांपल दिया ही गया है, ये हमारे पास पानी है, ऑयल डालोगे वो तैरता रहेगा क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, वो कम है। ठीक है, हनी डालोगे नीचे बैठ जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। क्या इतनी बातें समझ पा रहे हैं? ये हमने दोनों ही चीजें ले ली, बताओ जल्दी से, ताकि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं हो। आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक स्टैटिक प्रेशर का, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी द्रव का दाब। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एक्चुअली ना आपने देखा होगा कि जब भी कोई द्रव किसी संपर्क सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पे लगाया गया अभिलंब बल द्रव का दाब कहलाता है। यानी कि एक्चुअली इसका मतलब ये है कि जब भी किसी फ्लूइड के अंदर आपने कोई वस्तु डाली तो क्या होता है, उस फ्लूइड का जो लेवल है वो बदल जाता है। आपने कोई वस्तु डाली तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा और उस फोर्स के द्वारा वहां पर जो प्रेशर या वहां पर जो प्रेशर क्रिएट होता है उसी को ही बोला जाता है द्रव का दाब या प्रेशर ऑफ फ्लूइड कहा जाता है। आप जब किसी वस्तु को डालोगे, मान लीजिएगा मैंने ये वस्तु डाली, ठीक है, इस वस्तु को डालने से पहले मेरे पास कोई ये पानी था, ठीक है, मैंने इसके अंदर कोई वस्तु डाल दी, वस्तु डालने से पानी का लेवल थोड़ा मेरे पास यहां पर बढ़ गया। ठीक है,
आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये किस हाइट तक जाएगा, ये पात्र में किस हाइट तक जा रहा है, तो यहाँ पर हम बताते हैं पर्टिकुलर, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर ऑफ लिक्विड कहेंगे। फिर से देखिएगा, किसी द्रव के द्वारा संपर्क सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया जाने वाला जो अभिलंब बल है वो द्रव का दाब कहलाता है। द्रव का दाब भी द्रव के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होगा और इसे हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, रो जी एच। एच आपके पात्र की ऊंचाई आ जाएगी, पी प्रेशर है, रो उस पर्टिकुलर डेंसिटी रहेगी और आपका जी जो है ये ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं पास्कल का नियम। पास्कल भाई साहब जो है, इन्होंने प्रेशर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट नियम दिया था। इन्होंने बोला था कि हमारे पास कोई भी कंटेनर या कोई पिस्टन है, इन्होंने बोला कि अगर मैं उस कंटेनर या पिस्टन पे एक तरफ जो प्रेशर लगाऊंगा, दूसरी तरफ भी उतना ही प्रेशर वहां पर लगता है। ठीक है, ये कहता है पास्कल का नियम, यानी कि उस पिस्टन या कंटेनर पे जो फोर्स लगाया जा रहा है वो दोनों बराबर होंगे, P1 बराबर P2 होगा। ठीक है, ये कहते हैं पास्कल भाई साहब। चलिए, फ्रांसीसी गणितज्ञ है ब्लेस पास्कल, 1653 में पास्कल का नियम इन्होंने दिया था। ये कहता है संतुलन या विश्राम की स्थिति में एक बंद तरल के एक बिंदु पर दाब में वृद्धि तरल के अन्य सभी बिंदुओं और कंटेनर की दीवारों पर समान रूप से प्रसरित होता है। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट की स्थिति में है तो उसके जहां पर भी फोर्स लगेगा ना, वो सब जहां पर भी प्रेशर लगता है वो सब इक्वल ही रहेगा, यानी कि समान रूप से प्रेशर लगता है। अब मैं आई थिंक यहाँ पे देख लूं, अगर देखो, अब यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल है, ये वाला देखो। आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी आपकी बहुत रफ्तार में है, बट जब आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुक जाती है। आपने देखा होगा जब आप ब्रेक पे पैर दबाते हो ना तो वो बहुत हल्का होता है, वो कुछ ज्यादा इतना नहीं होता है, बट आपकी लगभग कितने क्विंटल की जो गाड़ी है वो एकदम से रुक जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर हम जो ब्रेक्स इस्तेमाल करते हैं उसमें पास्कल का नियम ही लगता है। पास्कल भाई साहब कहते हैं कि यहाँ पर ब्रेक पैडल पे जो आप फोर्स प्रेशर लगा रहे हैं, यानी कि जो P1 है और इधर जो डिस्क पे लग रहा है वही तो रोकेगा ना टायर को, तो यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा P2, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी P1 बराबर P2 होगा। ये कहता है पास्कल का नियम। ठीक है, अब यहां से होता क्या है, एक्चुअली अगर मान लो कि आप यहाँ पे फोर्स, अब P1 बराबर क्या होगा, यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, F अपॉन में A होता है, यहाँ पे F1 हो जाएगा और यहाँ पर A1 हो जाएगा। P2 की बात करेंगे, F2 अपॉन में A2 हो जाएगा। ठीक है, इससे आप ये वेरिएबल्स निकाल सकते हैं। आपसे प्रश्न देके पूछ लेगा कि कोई वस्तु है या कंटेनर है, उस पे P1 की वैल्यू इतनी है और वहां पे फोर्स इतना लगाया जा रहा है, तो एरिया कितना है। उसके बाद में वहां से वो P2 पूछ लेगा। तो इस तरीके से आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पास्कल के नियम को लगाते हुए। अब आप ये थोड़ा सा समझ गए हो ना, ब्रेक आप बहुत हल्की से लगाते हैं बट आपका जो टायर्स है वो वहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि वहां पर फिर आपका फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो पास्कल का नियम कहता है कि जब आप कुछ इस प्रकार से करोगे तो P1 बराबर P2 रहेगा। यानी जैसे कि ये भी कहते हैं, मान लो कि ये कोई मेरे पास बलून है, ठीक है, ये कहते हैं कि बैलून के हर हिस्से पे लगने वाला, मान लो यहाँ पे कोई प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे, तो ये कहते हैं कि अगर इसके किसी भी हिस्से पे आपका प्रेशर लग रहा है वो सभी बराबर रहेगा, मतलब सब तरफ से जो प्रेशर लगता है वो एक समान ही लगता है। समझ पा रहे हैं? तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे कि आप क्रेन से किसी वस्तु को उठा रहे हैं, अब देखो क्रेन और यहाँ पर ये वस्तु कितनी ज्यादा बड़ी है, फिर भी आप इसको उठा लेते हैं। क्लियर? तो ये सारी यहाँ पर बातें हैं। अब यहाँ से प्रश्न कैसा आता है, मेन बात तो यही है ना कि क्वेश्चन कैसा आएगा। एक तो यही
P1 बराबर क्या होता है, P2 होता है। इससे आपको वेरिएबल्स पूछ लेगा, F1 पूछ सकता है, A2 पूछ सकता है, A1 पूछ सकता है, P1 P2 कुछ भी यहाँ पे दे के आपको पूछ सकता है। उसके अलावा पास्कल के जो सिद्धांत का ये जो एप्लीकेशंस है, यानी पास्कल का जो थ्योरी या सिद्धांत उसने दिया था उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो इनका इस्तेमाल हाइड्रोलिक क्रेन्स में होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में होता है, हाइड्रोलिक जैक में होता है और हाइड्रोलिक ब्रेक्स में किया जाता है। यानी कि इन सभी के अंदर जो झट से आप थोड़ा सा ही प्रेशर लगाते हैं और एकदम से आपकी जो वस्तु है वो रुक जाती है, तो ये सभी जो हैं ये सभी पास्कल के सिद्धांत पे ही काम करते हैं। पूछ लेगा हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है वो कौन से सिद्धांत पर काम करती हैं, तो पास्कल के सिद्धांत पर काम करती हैं। हाइड्रोलिक क्रेन कौन से सिद्धांत पे काम करती है, पास्कल के नियम या पास्कल के सिद्धांत पर काम करती हैं। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनता है। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा, हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। जैसे कि अभी हम फ्लूइड की बात कर रहे थे कि तरल पदार्थों में भी एक दाब पर्टिकुलर लगता है, वैसे ही एयर में भी तो प्रेशर होता है ना, जो हमारे ऊपर लगाया जाता है। हर वस्तु के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं और वायुमंडल के द्वारा डाले गए दाब या प्रेशर को हम वायुमंडलीय या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर वायु के भार के द्वारा लगाया गया बल है, यानी कि पृथ्वी का जो सरफेस है उसके ऊपर एयर है, क्योंकि हम चारों ओर फैला हुआ जो गैसीय आवरण है ये सब एयर वाला ही पार्ट है, इसी को वायुमंडल कह रहे हैं। तो इसका कुछ ना कुछ भार होगा ना, तो उस भार के द्वारा जो बल लगाया गया है उसी को ही हम लोग प्रेशर कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इसका जो मात्रक है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल हो जाएगा और सीजियस मात्रक जो है ये डाइन या पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगेन इसका जो एक अन्य मात्रक है उसको एटीएम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं 1 एटीएम बराबर कितना होता है, 101 325 या आपका 1.01325 गुना 10⁵ पास्कल, ठीक है। ये पूरा वैल्यू आप याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, 1.013 गुना 10⁵ पास्कल, ये भी आपका क्या है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू इतना है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर से पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में क्या प्रेशर जनरेट हो रहा है, आपने देखा होगा ना कि जब भी मौसम साफ होता है या कभी भी आंधी या तूफान आता है तो हमें बता दिया जाता है, अलर्ट किया जाता है कि आज आंधी या तूफान आने की संभावना है और आज मौसम के साफ रहने की संभावना है। एक्चुअली वो कैसे बताते हैं, तो एक डिवाइस है हमारे पास बैरोमीटर, और बैरोमीटर से ही हम क्या मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थोड़ी देर पहले बताया था ना, दबाव या दाब का ही यूनिट क्या है, बार, तो उसी से याद रखिएगा बैरोमीटर जो प्रेशर को मेजर करने का काम करता है। आई होप यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। क्लियर? इतना सब कुछ क्लियर हो रहा है? चलो आगे यहाँ पे कुछ और यूनिट्स हैं, इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बट उससे पहले जैसे कि कोई गुब्बारा है, कार के टायर के भीतर की हवा, बंदूक से कोई गोली निकली है, या फिर हम पर्टिकुलर ये जैसे कि स्ट्रॉ वगैरह यूज कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब इनके ऊपर दाब ही तो लग रहा है, ठीक है। इनके ऊपर क्या लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर लगता है। उसके अलावा आप जब प्लेन पे यात्रा करते हैं तो आपने देखा होगा जैसे जैसे प्लेन आपका जब टेक ऑफ करता है, जैसे थोड़ी हाइट पे जाता है तो प्रेशर वहां पे कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से आपके कान बंद हो जाते हैं। आपको ये भी याद रखना है जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे प्रेशर कम होता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे प्रेशर कम हो जाता है, दाब कम हो जाता है। आपने जनरली सुना होगा ना, पहाड़ों पर खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर का क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर दाब कम हो जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि खाना आसानी से बढ़ जाए, क्योंकि पहाड़ हाइट पे हैं और जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे प्रेशर वहाँ पर कम
हो जाता है। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? प्रेशर का चलो बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जो है ये भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर मैं बात करूं फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट है या आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। यानी अगर प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। अगर प्रेशर बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट या जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये आपका कम हो जाएगा। क्लियर? मतलब ये इसके प्रोपोर्शनल है और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से तो पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से याद करनी है प्रेशर के रिगार्डिंग। आगे यहाँ पर कुछ यूनिट्स हैं, जैसे कि एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। सीजीएस यूनिट की बात करेंगे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ना कि वहां पर सेंटीमीटर था। अगर फोर्स की यूनिट डाइन होती तो मतलब आपका सीजीएस यूनिट थी तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं थी। बट वहां पर फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन दी गई थी और आपका वहां पर जो एरिया है वो सेंटीमीटर में दिया गया था, इसीलिए हमने उस एरिया को सेंटीमीटर से मीटर के अंदर कन्वर्ट किया। उसके अलावा एटमॉस्फेयर में एटीएम जो है ये भी इसका एक यूनिट है और 1 एटीएम इक्वल्स टू क्या होता है, 1.013 मल्टीप्लाई में 10⁵ पास्कल, ये इसका हो जाएगा यूनिट। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये टॉर जो है वो भी आपके प्रेशर का ही एक यूनिट है। तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, टॉर भी है, एटीएम भी है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है और पास्कल, ये सभी जो यूनिट हैं वो आपके प्रेशर की ही है। प्रेशर एक क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। वीमा भी हमने इसकी बहुत अच्छे से देख ली। ये सारी बातें बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और प्रेशर एक वस्तु क्या होता है, F/A होता है। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। प्रेशर फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे प्रेशर भी बढ़ेगा और जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा। अब देखो, अब मैं इसको आपको एक अच्छा सा एग्जांपल बताती हूँ। हम लोग घरों में क्या करते हैं, जैसे कि हमने कोई अपने घर में कोई साफ सफाई करनी है तो हम पाइप से पर्टिकुलर उस जगह को धोते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा पाइप से पानी का फ्लो आ रहा है, बट आप जहाँ पे चाहते हैं कि उस कोने के अंदर वो मिट्टी है मुझे वहां से निकालना है, तो आप प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप क्या करते हैं, पाइप को आगे से दबाते हैं। पाइप को आगे से दबाने से क्या हुआ, आपने एरिया कम कर दिया, उस पानी के निकलने की जगह कम कर दी। अगर आप एरिया कम करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना। आपने जैसे ही एरिया कम किया प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और पानी का जो फ्लो है वो एकदम तेजी के साथ आता है। देखा होगा ना ये सब चीजें। तो अब रिलेट कर पा रहे हो कि जैसे जैसे आप यहां पर एरिया बढ़ाओगे प्रेशर कम हो जाएगा। क्लियर? चलिए एक चीज और, जैसे कि आपने देखा होगा ना कई बार हम लोग चाकू से क्या करते हैं, कुछ एप्पल या कुछ काट रहे हैं, टमाटर काटते हैं। अगर आप सीधे वाले यूं पार्ट से काटोगे तो एरिया ज्यादा है, बट आप चाकू के आगे तिकोना सा पार्ट है ना उससे जब काटोगे तो उससे बहुत इजीली कट जाता है। यानी कि जब आप एरिया घटा दोगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा, हम लोग यहाँ से बात करते हैं आपके उत्प्लावक यानी कि बायंसी फोर्स। बायंसी क्या है, कोई भी वस्तु, जैसे कि आपने देखा होगा इस पानी के अंदर शिप तैर रहा है। हमने कोई भी वस्तु जब डाली पानी के अंदर, जैसे कि लकड़ी है, वो तैरने लग जाती है। पर्टिकुलर ये क्या है, बायंसी या जो तैरने की प्रवृत्ति है उसी को ही बोला जाता है बायंसी। उत्प्लावक क्या है, किसी वस्तु की तरल पदार्थ में तैरने की जो प्रवृत्ति है उसे ही बायंसी कहा जाता है,
ठीक है, ये किसी स्थिर तरल पदार्थ में डूबी हुई वस्तु के विपरीत सतह पर लगने वाले दाब में अंतर के परिणाम स्वरूप होता है। जैसे नदी पर चलती नाव, जल पे तैरता हुआ कोई भी बर्फ का टुकड़ा, वायु में उड़ता हुआ हीलियम का गुब्बारा, ये सब क्या है, बायंसी के ही एग्जाम्पल हैं। अब हम ये जानेंगे कि कोई भी वस्तु किस प्रकार से तैर पाती है या बायंसी फोर्स क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं बायंसी फोर्स क्या होता है। जैसे कि ना इसका सबसे पहले हम छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। हमें क्या करना है, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि कोई कुआं है या फिर जैसे कि हम लोग कई बार टंकी से नीचे से सीधा पानी निकालते हैं बाल्टी भर के, तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि जब पानी की बाल्टी उस पर्टिकुलर कुएं के अंदर थी और जब आप ऊपर से खींच रहे हैं तो आपको वो बाल्टी बहुत हल्की लगती है, आपको कोई फोर्स इतना लगाना ही नहीं पड़ता। जैसे ही वो बाल्टी पानी से ऊपर की तरफ निकली तो आपका बड़ा जोर लगता है, यानी कि आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ता है उसको ऊपर खींचने के लिए। तो अब यहाँ पे ऐसा डिफरेंस क्यों आया, मतलब कि जब बाल्टी पानी के अंदर थी तब तो आपको इतना कोई फोर्स लगाना नहीं पड़ रहा था, बहुत इजीली आप उसको लिफ्ट कर पा रहे थे। बट जैसे ही पानी से ऊपर की तरफ बाल्टी को खींचते हैं तो आपको काफी फोर्स लगाना पड़ता है। अब ऐसा क्यों? यहाँ पे जो बायंसी फोर्स है वो क्या कहता है कि जैसे ही आपने किसी वस्तु को डुबोया ना, मान लो कि ये पानी के अंदर है, तो इसके ऊपर ना नीचे की तरफ से एक फोर्स काम करता है। देखो ऊपर से भी करता है ग्रेविटी, बट नीचे की तरफ से एक फोर्स काम करता है जो इसको लिफ्ट करने में, ऊपर की तरफ लिफ्ट करने में हेल्प करता है। उसी को ही बाइंड फोर्स कहा जाता है। जैसे ही ये टुकड़ा पानी से बाहर निकल गया या बाल्टी जो थी पानी से बाहर आप खींच रहे हैं, अब इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, अब आपको ही सारा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए जब कोई वस्तु पानी के अंदर है और जब आप उसे खींचते हैं तो आपको फोर्स बहुत कम लगाना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर एक उत्प्लावन बल लगता है जो उस वस्तु के नीचे से ऊपर की ओर लगेगा और उस वस्तु को ऊपर की तरफ भेजने में काफी हेल्प करता है। ठीक है, देखिए किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्प्लावन बल की वजह से ही किसी तरल पदार्थ में आंशिक रूप से या पूरे तरीके से डूबा हुआ कोई पदार्थ अपना भार कम करता हुआ प्रतीत होता है, अर्थात आपको हल्का लगता है। जैसे कि आप कभी नहा रहे हैं ना, तो आपके पास बाल्टी है, मग है, जब तक वो मग आपका पानी के अंदर है, आपने भरा हुआ है, आपको बहुत हल्का लगेगा। जैसे ही आप थोड़ा ऊपर की तरफ उठाओगे, पानी से बाहर निकल गया तो आपको हैवी लगता है। समझ पा रहे हैं? ये सब बायंसी फोर्स की वजह से, बाइंड फोर्स की वजह से होता है। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि उत्प्लावक बल क्या होता है। पानी के अंदर अगर कोई वस्तु है तो उसके ऊपर की तरफ या ऊपर की तरफ उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, उसी को ही उत्प्लावक बल कहा जाता है, जिसकी वजह से वो वस्तु आपको हल्की हुई प्रतीत होती है। जैसे कि कॉर्क का एक टुकड़ा जल की सतह के नीचे रखा हुआ है, अब जैसे ही लकड़ी की कोई चीज होती है ना, सतह पे रखा हुआ है, जैसे ही आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो नीचे से भी बायंसी फोर्स लगता है और वो एकदम से ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक है, इससे आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक तरल पदार्थ उसमें डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, बल लगाता है, उसे ही उत्प्लावक बल कहते हैं। उसे हम कौन सा बल बोलते हैं? उसे हम बायंसी फोर्स कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका ये बैलून उड़ रहा है, ये आपका गैस है और हम ये सारी बात फ्लूइड की कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी इसके ऊपर एक बायंसी फोर्स लगता है। कोई ये बॉल यहाँ पर है, इसके ऊपर भी एक बायंसी फोर्स लगेगा। ये जो आपकी नाव तैर रही है इसके ऊपर भी लगता है। कोई भी वस्तु इसके ऊपर भी जो पानी के अंदर डूबी हुई है उसके ऊपर एक बायंसी फोर्स लगता ही लगता है। बताओ क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? बताओ बताओ बताओ। ठीक है, बहुत सिंपल सा है ना।
क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे आते हैं यहाँ से, है सिंपल सा बट थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, तो बस आपको वो अच्छे से देखना है क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर करें, दैट सिंपल। और यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। आगे देखिएगा, बात करते हैं सेंटर ऑफ बायंसी यानी कि उत्प्लावन केंद्र। ये कहता है कि उत्प्लावन केंद्र जो है वो जल में डूबे हुए निकाय के द्वारा विस्थापित जल के आयतन के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। क्योंकि जब भी कोई वस्तु आपके तैरती है या डूबी हुई है तो वो पर्टिकुलर वहां से पानी को थोड़ा हटाएगी, मतलब वहां से डिस्प्लेस करेगी। तो ये कहता है जो उसने वहां पर डिस्प्लेसमेंट किया है उसका जो केंद्र है वही आपके बायंसी का केंद्र भी होगा। ठीक है, क्या कहता है, डूबे हुए निकाय के द्वारा जो विस्थापित जल का आयतन है उसी के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र ही क्या है, उत्प्लावन केंद्र है। क्लियर? चलो, आपने देखा होगा ना, अब देखो ये इतनी बड़ी नाव है, इसके द्वारा यहाँ पर बायंसी फोर्स ज्यादा लगेगा और ये जो कील है, कील आपके इतनी छोटी है, इसके ऊपर बायंसी फोर्स लगता नहीं है और ये पानी में डूब जाती है, जबकि इतना बड़ा जहाज पानी के अंदर तैर पाता है। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज जो है इन्होंने, हम इनको पढ़ते हैं बायंसी फोर्स यानी कि उत्प्लावक बल से संबंधित हम इनको पढ़ते हैं। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जब भी कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में आंशिक रूप से या पूरी रूप से डूबी हुई होती है तो उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल का परिमाण हमेशा वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यानी कि मान लीजिएगा कि मैंने यहाँ पर कोई शिप आपके यहाँ पर डूब रही है या पानी के अंदर है, तो यहाँ पर जो विस्थापित, जो यहाँ पे बायंसी फोर्स होगा ना, तो इसने, मतलब जो ये वस्तु है ना, इस वस्तु का जितना भार है और इसने क्या किया है, इसने पर्टिकुलर उस पानी को वहां से डिस्प्लेस किया और इसका जितना भार है इसी भार के बराबर ही इसके ऊपर बायंसी फोर्स लगता है। सिंपल सा याद रखिएगा, कोई भी वस्तु जब वो पानी के अंदर जाएगी उसके द्वारा जो विस्थापन किया जाएगा या उसका जो भी भार है उसी भार के बराबर उसके ऊपर बायंसी फोर्स लगता है। ये कहा था आर्किमिडीज ने। ठीक है, चलिए इसके अकॉर्डिंग F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो, और यहाँ पर V क्या है, तो विस्थापित द्रव का आयतन है और G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल से क्या बोलोगे, F बराबर रो वी जी। ठीक है, यहाँ पर फोर्स कितना आएगा, बायंसी फोर्स, पर्टिकुलर उसका घनत्व कितना है द्रव का, V यहाँ पर वॉल्यूम है विस्थापित द्रव का। यानी कि आपने क्या किया, कोई भी नाव जब तैरने लगी तो उसने कुछ पानी तो वहां से हटाया होगा ना, उस पानी का जो आयतन है वो यहाँ पर आप लिखेंगे और जी क्या है, ग्रेविटी है। क्लियर? तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, यानी कि हम इनका कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल जहाज और पनडुब्बी को डिज़ाइन करने में किया जाता है, क्योंकि ये देखा जाएगा कि कहाँ पर आपका जहाज या पनडुब्बी नहीं डूबेगा, उसके बेसिस पे ही पूरा पर्टिकुलर इसको डिज़ाइन किया जाएगा। इसका इस्तेमाल दूध की शुद्धता निर्धारित करने के लिए लेक्टोमीटर में किया जाता है। इसका इस्तेमाल तरल पदार्थ का घनत्व निर्धारित करने के लिए हाइड्रोमीटर में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोमीटर क्या काम करता है, तो ये डेंसिटी को मेजर करने का काम करता है। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता का मापन करता है। तो इन सब में आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है वही इस्तेमाल में होता है। इसका इस्तेमाल हाइड्रोलिक लिफ्ट में भी किया जाता है। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है उसका हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिएगा, बात करते हैं फ्लोटेशन यानी कि प्लवन। आप तैर कैसे पाते हैं, कोई वस्तु, जहाज कैसे तैर पा रहा है, या कोई भी वस्तु है, लकड़ी का टुकड़ा कैसे तैर पा रहा है, या फिर जब हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो वो पत्थर कैसे डूब जाता है, वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्लवन यानी कि फ्लोटिंग कैसे होती है। कोई वस्तु तैरती है, उसका घनत्व जल के घनत्व से कम हो। मैंने पहले भी बताया था, जैसे पानी के अंदर बर्फ जो है वो तैरती है क्योंकि पानी का घनत्व बर्फ के घनत्व से ज्यादा है।
जिसका घनत्व कम होगा वो आपका पानी के ऊपर तैरेगा। आपने देखा है ना, नदियों की बजाय समुद्र में तैरना आसान होता है, ऐसा क्यों? ये आपने देखा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है पर्टिकुलर, तो उसका आंसर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको ध्यान रखना है, पौधे की जो पत्ती है वो जल के ऊपर तैरती है क्योंकि उसका डेंसिटी कम होता है। पत्थर फेंकोगे पानी में डूब जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए अगर घनत्व ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब अगर वो चीज़ भारी है तो वो आपके पानी के अंदर डूब जाती है। बशर्ते पानी का घनत्व और उस वस्तु का घनत्व देखना होगा। जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगी, अगर घनत्व ज्यादा होगा तो डूब जाएगी। तो ये पूरा खेल आपका किसका है? डेंसिटी का है। क्लियर? डेंसिटी क्या था? मास अपॉन में वॉल्यूम। आगे बात करते हैं, यहाँ पर 3 नियम आपको देखने हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में तैरती है तो उसके डूबे हुए हिस्से के द्वारा हटाए गए तरल का भार वस्तु के कुल भार के बराबर होता है। यानी कि जब आप वहां पर पानी के अंदर जाओगे तो आपका जितना भार है उतना ही आप वहां पर पानी को हटाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी वस्तु वहां पर अंदर जाएगी या तैरती है तो जो भी डूबा हुआ हिस्सा है या डूबे हुए हिस्से के द्वारा हटाए गए तरल का भार वस्तु के कुल भार के बराबर होता है, क्योंकि अब वो उसने जगह ऑक्यूपाई कर ली और वो जगह वहां से उसने वो पानी हटा दिया और खुद उसकी जगह पर आ गया। दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। प्लवन का नियम अर्थात तैरते हुए पिंड का जो भार है बराबर उसके डूबे हुए भाग के द्वारा विस्थापित तरल का भार है। यानी कि जो हिस्सा आपका पानी के अंदर है उसके द्वारा आपने कितना वहां से विस्थापन किया है, तो दोनों का जो भार है वो बराबर होता है। अब देखिएगा 3 नियम है। अगर कोई वस्तु, मान लीजिएगा उत्प्लावन बल और वस्तु का भार, अगर दोनों चीजें बराबर हो जाती हैं तो यहां पर वस्तु जो है वो तैरने लगती है। क्लियर? उसके अलावा अगर वस्तु के द्वारा लगाया गया बायंसी फोर्स वस्तु के भार से कम है। अब देखो जो बायंसी फोर्स है, अब बायंसी फोर्स जो है ये क्या काम करता है? ये वस्तु को ऊपर उठने में मदद करता है। अगर यहाँ पर आपका क्या है? फोर्स कम है, यानी कि ये फोर्स यहाँ पर कम लग रहा है तो क्या होगा? वस्तु उसके अंदर डूब जाएगी। यानी इस वस्तु का जो भार है ना, मैंने पत्थर फेंका, अब पत्थर जो है इसका भार ज्यादा था परंतु इसके ऊपर जो बायंसी फोर्स लग रहा था वो कम था। अगर वो कम था तो यहां पर वस्तु डूब जाएगी। ठीक है, वही यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक है तो वस्तु तरल के बाहर अपने कुछ भाग के साथ ऊपर उठेगी। ठीक है, यानी कि अगर यहां पर फोर्स ज्यादा लग रहा है, भार कम है, तो वस्तु थोड़ा सा ऊपर की तरफ तैरने लगती है। तो ये तीनों ही कंडीशंस बहुत अच्छे से याद करनी है। अगर किसी वस्तु के द्वारा लगाया गया या उसके ऊपर जो बायंसी फोर्स लग रहा है वो और वस्तु का भार अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो वस्तु आराम से तैरेगी। ठीक है, जैसे कि कॉर्क। उसके अलावा आपने देखा है कि लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा अंदर की तरफ रहता है, यानी कि वहां पे जो उत्प्लावक बल है वो क्या रहेगा? वो आपका ज्यादा है आपके किससे? भार के कंपैरेटिवली, तो वस्तु थोड़ा सा ऊपर उठ के तैरेगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं वहां पर कि फोर्स आपका कम है और वेट वहां पर ज्यादा है, ऑब्वियसली अगर फोर्स वहां से मतलब उत्प्लावक बल उसके ऊपर कम लग रहा है और वस्तु का भार ज्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब देखो जो शिप वगैरह होती है ना, उनको नीचे से ब्रॉड बनाया जाता है, चौड़ा बनाया जाता है, उनका आयतन वहां पर ज्यादा कर दिया जाता है ताकि वस्तु आराम से तैर पाए। अब देखो लोहा कोई अगर आप पानी में डालोगे तो डूब जाएगा, जैसे कि लोहे की छोटी सी कील है वो डूब जाती है, पर इतना बड़ा जो शिप है वो तैरता रहता है। वो कैसे? क्योंकि वहां पर आयतन को बढ़ा दिया, आयतन को बढ़ाया तो वहां पर प्रेशर भी कम हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से वहां पर वस्तु तैर पाती है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक चीज आपको और बताऊं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आयतन बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाएगी और इस वजह से भी वस्तु आपकी वहां पर तैर पा रही है। ऐसे बोला जाता है कि जैसे कि ना
सागर की तुलना में नदी में तैरना मुश्किल होता है, या आप ऐसे बोल सकते हैं नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्र में क्या होता है, पानी में नमक होता है, और नमक मिलाने से क्या होगा, आपका जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगा, और इसकी वजह से आप आसानी से उसके ऊपर तैर पाते हैं। क्लियर? तो ये सारी बातें जो हैं आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, आई थिंक आज हम लोग इतना ही करने वाले हैं, और यहाँ पर आपका ये हो जाता है कंप्लीट। एक मिनट मुझे और देखने दो कि अगर कुछ है क्या। चलिए, ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ह्यूमन बॉडी, जैसे कि बॉडी जो होती है ना, उसकी जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है पानी के कंपेरेटिवली, ठीक है। और इसीलिए जब इंसान, जैसे कि होता है ना कि इंसान वैसे डूब जाएगा, और जैसे जैसे वो उसकी डेथ होती है, पानी की बॉडी अगर पड़ी रहेगी तो वो तैरने लग जाती है, ठीक है। डेंसिटी कम होनी चाहिए तभी आप तैर पाओगे। मैंने पहले क्या बोल दिया था कि सॉल्ट ऐड करने से, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पानी में सॉल्ट ऐड करने से घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है। आप बोल सकते हैं जो समुद्र होता है, समुद्र में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसका अगर घनत्व ज़्यादा होगा, ह्यूमन का डेंसिटी इसके कंपैरेटिवली कम होगी, इसी वजह से नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान है। क्लियर? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और आई थिंक बाकी का हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बाकी का हम लोग करेंगे कल के सेशन में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते भी हैं, और बाकी जब हम हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके कैसे बनेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय, अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो अगर आपने रिवाइज किया होगा तभी आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।